हाँ, कुछ डाउट पूछना है क्या आप लोगों को या आगे कंटिन्यू करें? तो अभी थोड़ा ये वाला पार्ट करा देता हूँ थ्योरी में, है ना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो है, अभी हमने प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट किया ना, ये हमने डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी में डाउट हो या कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। जितने प्रॉब्लम सीट शेयर किए थे, अगर आपने सॉल्व किए हैं उसमें अगर डाउट है तो यू कैन आस्क, नहीं तो मैं ये वाला पार्ट अभी बता देता हूँ, है ना। कि मेनली ये है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो मेनली क्या आता है इसमें, मीन मीडियन मोड, तो ये आप निकालना जानते होंगे, तो इसको देख लेते हैं। सो देन मेजर ऑफ, है ना, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली आपको देखना है मीन मीडियन मोड, है ना। ये आपके पास है मीन मीडियन मोड, ठीक। सो कैसे डिफाइन करते हैं मीन, तो इसमें मेनली हम लोग डेटा जो लिखे हैं ना, ये तो है, लेकिन इसमें मुझे डेटा जो है, जैसे तीन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अनग्रुप्ड, क्या लिखेंगे। तो ये सब देखो बेसिक स्कूल डेज में पढ़ा होगा, तो इसके लिए भी आप एक टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सीयूटी में बहुत ज़्यादा है ना, डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। और जनरली जो है, तो अगर आप इसका बेसिक देखना चाहोगे तो क्लास 11th में आई थिंक एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, अच्छा स्कूल डेज में ही पढ़े होगे आप स्टैटिस्टिक्स। जनरली क्या होता था कि जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, वो लास्ट के दो चैप्टर होते थे, है ना, स्कूल डेज में। 9th 10th में भी था, तो आप वो भी देख सकते हो, जैसे 9th क्लास, 10th 11th। 12th क्लास में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नहीं था, है ना, प्रोबेबिलिटी ही था ओनली। तो जैसे 11th का अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें आई थिंक जो है चैप्टर 15 है स्टैटिस्टिक्स, और चैप्टर 16 है प्रोबेबिलिटी, है ना। और चैप्टर जो 16 है वो है प्रोबेबिलिटी। तो ये आपने अभी रिवाइज़ किया होगा, और ये भी आप रिवाइज़ कर सकते हो अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो इससे बेसिक कुछ क्लियर हो जाएगा। और 9th 10th में भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर होता था ना एक, तो ये एक बार रिवाइज़ करना, क्योंकि वो जो 9th 10th और जो आप पढ़ते थे 11th में, जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा, एक्चुअली वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही था। तो वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए
हम्म। तो देखें, तो कुछ याद है स्कूल डेज वाली चीज़ें आप लोगों को कि 9th 10th में क्या पढ़े थे, ऐसा कुछ याद है? ये 9th 10th में क्या क्या टॉपिक्स था स्कूल डेज में? जैसे अगर आप देखोगे तो आपको याद आएगा, जैसे वहाँ पे था हिस्टोग्राम, जैसे ये सब टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, मैं स्कूल डेज की बता रहा हूँ, है ना। 9th 10th 11th में मेनली क्या क्या टॉपिक्स था, तो ये सब यहाँ भी है अराउंड, है ना। जैसे वहाँ से हिस्टोग्राम है, या सो बार ग्राफ होता था, और क्या होता था देखो, जैसे है बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, यही ना। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी था, मैं जस्ट सिर्फ रिवाइज करा दे रहा हूँ स्कूल डेज वाला, 11th 12th वाला जो 9th 10th 11th में पढ़ा होगा आपने। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये था, है ना, ये आई थिंक 9th में इतना ही था। सो ये सब टॉपिक्स आपको कंटेंट जो है, फिर नेक्स्ट में क्या था 11th 12th में, सॉरी ये 9th क्लास में, ये फिर इसके बाद ये वहाँ भी था, मीन मीडियन मोड, है ना। मीन मीडियन मोड ये आई थिंक 9th 10th क्लास में था, है ना, मीन मीडियन मोड। ये था ना। और उसके बाद 11th में क्या था, अगर आप 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो उसमें आई थिंक मीन डेविएशन अबाउट, है ना। तो उसमें था मीन डेविएशन अबाउट मीन, या अबाउट एनी नंबर ए, या मीन डेविएशन अबाउट मीन, मान लो म्यू लिख देता हूँ तत्काल। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन म्यू, या एक्स बार लिख लो, है ना। सो ये सब टॉपिक स्कूल डेज में थे जो आपने पढ़ा होगा। एक मिनट, थोड़ा रिकॉल करो, देखो स्कूल डेज वाले अगर बुक है या डाउनलोड करके पढ़ो, मैं पूछता हूँ, फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग।
तो हाउ डू यू डिफाइन बार ग्राफ, हाउ डू यू डिफाइन हिस्टोग्राम, ये कैसे बनाओगे, है ना, और हाउ डू यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पहले देख लेते हैं, फिर हम आएंगे मीन डेफिनेशन क्या है, देन उसके बाद हाउ टू फाइंड मीन मीडियन मोड ऑफ अ डेटा, देन मीन डेविएशन, यही था ना 11th 12th में, और क्या था, तो जो 11th में था एक तो मीन डेविएशन था अबाउट एनी नंबर, एंड देन रेंज तो आप जानते हो ना, रेंज मतलब वही लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, है ना, सो रेंज है एक तो ये था, अच्छा वो मीन वेरिएंस फिर निकलवा रहा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस कैसे निकालोगे, तो ये भी था इसमें कि हाउ टू फाइंड वेरिएंस। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बार ग्राफ एंड कैसे आप इसको रिप्रेजेंट, है ना, मेनली जो डेटा एनालिसिस पार्ट यहाँ कह रहा है ना कि उससे पता चल जाएगा ना, जैसे ये है एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा, तो उसमें बेसिक यही आएगा। तो अगर इसका मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखोगे तो क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर मैं बुक की तरह से डेफिनेशन लिखूँ, सो कहता है बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सो bar graph is a pictorial representation of data in which, तो एक बार मैं अभी बेसिक स्कूल डेज वाला डिवाइस करा देता हूँ जो 9th 10th 11th में पढ़ा होगा आपने। सो बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ uniform width are drawn, so है ना, with equal spacing between them, ठीक है, between them on one axis, है ना, मान लो यूजुअली एक्स एक्सिस, है ना, तो you take usually x axis or y axis depicting the variable, ठीक है, तो ये मेनली बेसिक डेफिनेशन है, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर शोन ऑन द अदर एक्सिस। तो आगे लिखूं अगर मैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स या वेरिएबल आर शोन ऑन अदर एक्सिस, है ना, सो एंड जो हाइट है, हाइट ऑफ ग्राफ या बार ग्राफ, है ना, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बार ग्राफ का।
जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, मान लो जैसे मैं लिखूं कि, है ना, ये समझना, सो जस्ट एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स are asked mm, क्या बर्थडे मंथ, एंड डिटेल्स आर एज फॉलोज। मान लो ये है, तो अभी ऐसा है कि जैसे ये है, सो मान लीजिए जनवरी में किसका बर्थडे है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना, ऐसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, है ना। सो ये आ जाएगा। ठीक है। सो इसमें मान लो बता रखा है आपको किस मंथ में किसका बर्थडे, कितने बच्चों का बर्थडे है ना, 40 स्टूडेंट था। तो जनवरी में जैसे 3 है, फरवरी में 4 है, मार्च में 2 है, अप्रैल में 2 है, मई में 5 है। इस तरीके से कुछ डेटा आपको दे रखा है। जून में 2 है, जुलाई में 3 नहीं, तो जून में 1, जुलाई में 2, अगस्त में 6, सितंबर में आपके पास 3 है, अक्टूबर में 4, देन नवंबर में 4 और दिसंबर में 4। चेक करो ये सम है ना, टोटल सम कितना होना चाहिए, 40 होगा। तो ये है। अब आपको ये है कि जस्ट अभी पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट दिस डेटा या शो दिस डेटा ऑन बार ग्राफ। तो बना पाएंगे आप लोग, एक बार बना के देख लो, फिर मैं करता हूँ। सो ये हमने डेफिनेशन लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखना है जस्ट ताकि आपको समझ सको, है ना। तो इसको आप बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए। हो जाएगा ना, कर पाओगे आप लोग। तो इसमें सिंपल है, मतलब आप कैसे बनाओगे, तो मेनली जैसे मान लीजिए ये x है, ये y है, तो इधर आप मंथ ले लीजिए, मंथ, है ना, या मंथ्स ऑफ बर्थ, एंड इधर आप ले लीजिए इस तरफ क्या लोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। सो यू मे राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मान लो आपको, है ना, जैसे मैं ये ले लूँ जनवरी, मान लो इस तरह से। सो रफली जैसे जनवरी में कितना था, 3 स्टूडेंट, तो क्या करोगे आप, इस तरह से जनवरी का एक बार बना लो। तो ये जैसे हो गया जनवरी, ऐसी फेब का बना लो आप। तो फेब में कितना था, 4 ना,
तो ऐसे फेव का यहाँ 4, तो ये फेव हो जाएगा, रफली है ना बना रहा हूँ, ऐसे ही मार्च ऐसे ही बना लो, ठीक है। तो ये आपका बार ग्राफ है, मार्च में 2, तो मार्च का 2 आ जाएगा, फिर अप्रैल में 2 हो जाएगा, फिर आपका मई में 5 है ना। तो इस तरीके से 5 हो गया, मई हो गया है ना। एंड ऐसे बना लोगे ना, जून में तो बना लो खुद से 1, जुलाई, तो आपका जो जुलाई है वो 2 हो जाएगा, देन अगस्त 6, तो ऐसे अगस्त में 6 तक जाएगा, फिर ये है, फिर सितंबर ऐसे बनाते जाओ, ठीक है। तो इधर ये हम लिख रहे हैं, इधर ये है, अगस्त, ठीक है। एंड सितंबर फिर, सो सितंबर का है 3, सो अकॉर्डिंगली सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3, एंड अक्टूबर का 4, नवंबर का 4 है ना, एंड दिसंबर का भी 4 होगा है ना। तो ये आ जाएगा दिसंबर का 4, ये है। जैसे बार ग्राफ ओके। नेक्स्ट ऐसे हिस्टोग्राम कैसे डिफाइन करोगे, सो हाउ विल यू डिफाइन हिस्टोग्राम। तो मेनली है ना डिस्क्रीट, आपके पास यहाँ था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये क्या डिस्क्रीट डेटा इस तरह से है, और उधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो आपका हिस्टोग्राम है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे बताओ। तो ये भी सिंपल है, सिमिलर टू सिमिलर है ना। बट नो स्पीच। तो उसमें क्या होता है, वो जनरली जो डेटा था वहाँ पे वो डिस्क्रीट था ना एक्स एक्सिस पे, अभी क्या होगा कोई क्लास इंटरवल काइंड ऑफ होगा, सो ये कनेक्टेड होगा है ना, दे विल बी कनेक्टेड। सो यहाँ पे बस जो बार है वो कनेक्टेड होगा, वहाँ पे क्या था हमने सेपरेट लिया था है ना, हमने सेपरेट कंसीडर किया था, और यहाँ पे ये है कि ये आपका कनेक्टेड होगा। तो जैसे एग्जांपल अगर इसको मैं लिखूँ सिंपल लैंग्वेज में कि ये भी वही है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे डिफाइन करना चाहिए। जैसे अगर लिखे तो ऐसा है कि हिस्टोग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जैसे क्या लिखा था हमने कि बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच बार्स ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन वन एक्सिस डिपिक्टिंग द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर शोन ऑन अदर एक्सिस, ठीक है। हाइट ऑफ द ग्राफ डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऐसा लिखा था। और इसका जो है हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा, है ना, कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जानते हो ना आप, तो ये मेनली क्या यहाँ पे होगा, न्यूमेरिकल है मतलब क्वांटिटेटिव डेटा होगा, वहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा काइंड ऑफ होगा. सो हिस्टोग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा ग्रुप्ड इनटू इंटरवल्स, है ना, जनरली ग्रुप्ड इनटू इंटरवल्स होगा, ग्रुप्ड इनटू इंटरवल्स या क्लास इंटरवल कह सकते हो. And are shown as adjacent rectangles, है ना, adjacent rectangles. तो ये बेसिक अपने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, वैसे और भी तरीके से लिख सकते हो. तो मेनली ये जो था ना, अच्छा इसी पैटर्न पे अगर मैं लिखूं बार ग्राफ का एक बार डेफिनेशन दूसरे तरीके से, तो ताकि आपको डिफरेंस समझ आए. सो एक बार ग्राफ जो था, तो इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो ये क्या लिखा था हमने, वहाँ दूसरे जगह लिखा था ना यहाँ. सो बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिक डेटा लिखा था, अब लिखेंगे डिस्क्रीट डेटा एक्चुअली, है ना, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यू, है ना, डिस्क्रीट या डिस्क्रीट और कैटेगोरिकल डेटा. ठीक है, सो डिस्क्रीट या फिर कैटेगोरिकल डेटा होगा, वेयर डिफरेंट रेक्टेंगल्स, है ना, या वेयर रेक्टेंगल्स, या ऐसा लिख लो, रेक्टेंगुलर बार्स आर रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट कैटेगरी, कैटेगरी एंड हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स, हाइट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो रफली इस तरह से, ताकि आपको डेफिनेशन, यहाँ मेनली क्या रहता है कि ये डिस्क्रीट या कैटेगरिकल डेटा है, करस्पॉन्डिंग हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं. कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा है जनरली, तो उसके लिए हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप. ठीक, तो ये तो बार ग्राफ का एक एग्जाम्पल था, अब हिस्टोग्राम का एक एग्जाम्पल लिखते हैं. ठीक है, तो एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ हिस्टोग्राम का. तो मान लो ये दूसरा क्वेश्चन जैसे है, जैसे ना ऐसे लैंग्वेज में है कि टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स. Looking at their performance, and he or she should find that few students got under 20 marks and few got 70 marks and above. So she decided to group them into intervals. तो ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक कि marks of a group of 90 students are given below. तो जैसे इसको इस टेबल में दे रहा है, ये मार्क्स और इधर है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो मार्क्स है या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लो.
सो मार्क्स रेंज, मार्क्स एक्चुअली रेंज में है ना। सो मार्क्स रेंज, ये मार्क्स इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल है, तो मार्क्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जो आएगा कि सो 0 से 20, 20 to 40 इस तरह से बनाया, नहीं 20 to 30, अच्छा ज़्यादा हो गया। सो 0 to 20 में एक साइड रखा है, देन 20 to 30 दिया है। सो यहाँ पे जैसे इस तरह से डेटा एक्चुअली गिवन है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही बनाएंगे हम लोग। सो तो 0 से 20 लाने वाले कितने स्टूडेंट है, जैसे ये बता रहे हैं 7 स्टूडेंट है। 20 to 30 10 स्टूडेंट है। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 है ना, एंड 70 to 100, ये हो जाएगा। तो ये 10, 20, 20 ठीक है, 15 और 8। अब इसको कह रहा है कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए। बट इसको हमें इक्वल इंटरवल में लाना पड़ेगा ना, तभी तो हो पाएगा। सो वी हैव टू ब्रेक इट इनटू इक्वल इंटरवल्स। तो रफली मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूँ है ना। सो एक काम करो, ऐसा कर लो, इसको मैं ऐसे ही ब्रेक कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये मान लो 10 से 20 कर देते हैं, ठीक है, 10 to 20 से स्टार्ट करते हैं। 0 से 10 में कुछ नहीं, या ब्रेक करना हो तो लिख लो। सो 0 से 10, अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डेटा, ठीक है, 10 to 20। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से है, तो मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 7 था ना, तो इस तरह से मान लो यहाँ भी ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा। या तो 70 to 100 एक साथ है, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, या तो आप 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में ब्रेक कर लो, तो ऐसा कर सकते हो आप। यू कैन ब्रेक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, अगर ऐसा है 3 इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, तो मैं अभी खुद ही ऐसा कर देता हूँ अलग अलग है ना। सो 70 to 80, then 80 to 90, and then 90 to 100। मान लो ऐसा है, ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा ले लो। ओके, तो अब इसको आप दिखाइए हिस्टोग्राम पे, जैसे समझाना इसलिए मैंने आसान सा बनाया। तो सो ये है कि सो दिस डेटा ऑन हिस्टोग्राम, तो बना सकते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, सो क्या करेंगे, इसमें जो है इंटरवल लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो ये ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो
ठीक है जी, तो हो जाएगा ना अब। तो इसमें क्या ही है, 0 से 10 में कितने हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसको थोड़ा उस तरह से लेना पड़ेगा कि मैं 20 तक भी ले जाना है। तो मैं अभी अगर ऐसा कर दूं कि मान लीजिए 5, 10, 15, 20, अभी के लिए ऐसा समझता हूँ। अब इसको फर्दर ब्रेक करते हैं ना, तो बीजन 2.5, यहाँ 3 ले लो, और 4, मान लो रफली इस तरह से। सो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो वैसा है। तो ऐसा रफ लिख लो है ना। 10 to 20 में 4 है, तो रफली ये है। फिर 10 है, तो 10 यहाँ तक ले आओ इसको, इस तरह से रहेगा। देन 30 to 40 में 10 है, तो इसको इसको बराबर कर दो। 40 to 50 में 20 है, तो ये यहाँ चला जाएगा रफली इस तरह से। तो यहाँ पे है ना, ये जितने बार है वो चिपके हुए हैं, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है ना। 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से है। एंड आगे आप लिखेंगे 50 to 60, तो ये भी 20 है, तो ये 20 रफली है ना। एंड 15, सो ये हो जाएगा 15। 70 to 80 में 4, तो ये 4 हो जाएगा। एंड 80 to 90 में 2, ये है। और 90 to 100 में 2 है, तो इसको ऐसे ही बराबर कर लो। तो रफली इस तरह से है ना दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे डिफाइन करोगे। सो नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये है। तो इसमें मान लो कई बार क्या होगा, मान लो आपको बार ग्राफ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या हिस्टोग्राम दे रखा, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो वैसा रहेगा। तो इसमें क्या होगा, मेनली इसमें वही है कि हिस्टोग्राम ही बनाना, जनरल हिस्टोग्राम जैसा। बट आपको मिड पॉइंट को ज्वाइन करना, जितने हिस्टोग्राम्स हमने बनाए, मतलब ये जैसे है, तुम सबके मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। तो मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो एक पॉलीगन काइंड ऑफ आपको वैसा दिखेगा। सो वही है। तो जैसे ये क्या होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होगा इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऐसा लिख लो, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a graphical representation of frequency distribution obtained by plotting class midpoints, है ना।
सो प्लॉटिंग क्लास मिड पॉइंट्स मान लो ऑन एक्स एक्सिस, लेट्स से ऑन एक्स एक्सिस, देन जो वैल्यू होगी है ना फ्रीक्वेंसी मेनली वो वाई एक्सिस, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस, एंड क्या करेंगे उसको फिर हम ज्वाइन कर देंगे ना, ज्वाइनिंग द प्लॉटेड पॉइंट्स विथ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एंड ज्वाइनिंग सो जो होगा द प्लॉटेड पॉइंट्स joining the plotted points with straight line segment. इस तरह से जैसे कि एग्जांपल ले लो, पिछले वाला एग्जांपल मान लो ले लिया हमने, तो उसमें क्या होगा, पिछला एग्जांपल में ही जो लास्ट एग्जांपल था इसी का हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, जो पिछला एग्जांपल था ना। सो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 3 लिखे कि मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ डेटा इन क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 वाला ही डेटा रहेगा, तो उसका कैसे बनाएंगे। बना लेंगे, तो मेनली मैं यहीं पे ग्राफ बस प्लॉट कर देता हूँ, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। तो अगर इसका हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो होगा क्या, जैसे 0 to 10 का मिड पॉइंट 5 है, मतलब ये 5 रहेगा, ये ऐसा मिड पॉइंट लेके ना, मिड पॉइंट का यहाँ हो गया, यहाँ सेलेक्ट करेंगे मिड पॉइंट पे एंड इस तरह से है। अब इसको आप ज्वाइन कीजिए, तो इसको मैं भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर, मान लो यहाँ से आप यहाँ ज्वाइन करोगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये रहेगा रफली, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा वो तो या तो मैं ऐसा लिख दूँ ना, जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आप यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर ये हो गया, फिर ये। अब आगे कहाँ ज्वाइन करेंगे, तो इसको मेनली इसका इधर है तो है नहीं, तो 0 पे तो नहीं लाएंगे, थोड़ा पीछे जाएगा, यहाँ पे रहेगा बीच में अराउंड। तो ये काइंड ऑफ मैं अगर ऐसे बताऊँ आपको, तो ये कुछ इस तरह से पॉलीगन आपको दिखेगा, और यहाँ से आगे आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा, है ना। सो रफली ये तो है ना बॉक्स भरा था, तो ये अराउंड इधर जाएगा, रफली समझ लो इस तरह से, या अभी मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ समझने के लिए। तो काइंड ऑफ इस तरह से ना, एक आपको पॉलीगन जैसा है ना, जैसे पॉलीगन होते हैं ना इस तरह से, ऐसा कुछ, तो ये पॉलीगन जैसा है, तो ये मेनली तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो जितने भी मिडल, ये जो क्लास इंटरवल्स है, इसका मिड पॉइंट लेना है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैप करना है। तो ये जो हमने बनाया है ये आपका ऐसा है। तो ये मेनली क्या होगा, इस तरह से दिखेगा आपको, कि जैसे मैंने कहा 0 to 10 है, तो जो मिड पॉइंट जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, तो इस तरह से आपको ज्वाइन करते जाना है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जैसे रहेगा तो वैसा करके आपको ज्वाइन कर लेना है जहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक्चुअली ये ग्राफ है, जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये तो बहुत बेसिक है जो आप जानते होंगे। तो ये मेनली हो गया है ना, कुछ डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो मेन रह गया मीन मीडियन मोड, है ना। तभी तो ये बेसिक हमने, तो ये वाला चीज़ें आप क्लास 9th के एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो क्लास 9th के एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो होगा स्टैटिस्टिक्स, वो चैप्टर जाके उसमें आप जो भी चैप्टर नंबर होगा उसको जाके आप एक बार रिवाइज कर लो बेसिक, तो ये हो जाएगा। ऐसे 10th 11th तो देख लो, उसके बाद थोड़े आगे डिस्कस करेंगे। तो मोरलेस आपका सिलेबस में यही है, बट ये तो मैं बस बेसिक बता रहा था। अभी कल मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, तो इसमें हम लोग आगे अभी, तो ये बस मैं बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि आप शायद जानते भी होंगे ऑलरेडी।
तो एक रिवीजन काइंड ऑफ हो गया समझो। तो यहाँ पे मेनली है कि हमने ये अभी डिफाइन किया और एक एक एग्जाम्पल लिया। अभी कल में मीन मीडियन मोड, तो मेनली है कि डिस्क्रीट डेटा है या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो उन सब में कैसे निकालोगे आप मीन मीडियन मोड। तो 3 तरह का केस होगा अगर मैं ऐसा लिखूँ तो। जैसे जैसे एक डिस्क्रीट डेटा है, मैं अगर इसको डिस्क्रीट डेटा है, फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, एक होगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, तो ग्रुप मतलब क्लास इंटरवल वाला मेरा मतलब है। सो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इन तीनों में, तीनों के केस में मीन कैसे निकलेगा, अगर डेटा डिस्क्रीट है तो मीन कैसे आएगा, इसमें कैसे आएगा, इसमें कैसे आएगा, फिर इसका मीडियन कैसे आएगा, फिर मोड कैसे आएगा ना, मेन ये है। बाद में फिर मीन डेविएशन है ना, फिर ये सब यही चाहिए ना, क्वार्टाइल उटाइल नहीं है ना, तो जो सिलेबस में उतना ही मैं देखूंगा। तो अभी यहाँ से हम एक बार बेसिक में बता रहा था जो कि एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा उसमें आ जाएगा। अभी सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्सन में वही रेंज, क्वार्टाइल आ सकता है, रेंज है, क्वार्टाइल है, मीन डेविएशन है, ये सब डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन स्क्यूनेस कर्टोसिस, देन उसके बाद हो जाएगा। तो मेनली यही है। तो एक दो क्लास और बेसिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे जो मिलेगा, ठीक है। तो कल मैं ये वाला पार्ट कंटिन्यू करूँगा, आज ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर जी। सर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का वो पीवाईक्यू में क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, तो उसका अगर प्रॉब्लम से शेयर कर दें, होगा तो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है मैं देखता हाँ हूँ। सर। हाँ उसमें कम, उसमें ठीक से मुझे लगता है अरेंज नहीं किया है ना, शायद इसीलिए। तो ठीक है, मैं उसको भेज देता हूँ है ना। ओके सर, थैंक यू।